प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगे और ऐसे में उनके आने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी जोरों शोरों से कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को साइंस कॉलेज मैदान में बड़े पैमाने पर आम सभा को संबोधित करेंगे और जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी भी शुरू कर दी। प्रदेश के प्रभारी और सह प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष लगातार सभास्थल का निरीक्षण कर रहे हैं, साथ ही अधिकारियों से भी चर्चा कर रहे हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं नेताओं को जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के भी आदेश दिए गए। कांग्रेस पार्टी ने पीएम के दौरे के पहले रमन सरकार में हुए घोटाले की लिस्ट जारी की। साथ ही संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी के कई नेता बीते कुछ ही दिनों में छत्तीसगढ़ आ चुके हैं। केंद्रीय नेताओं का दौरा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 7 जुलाई को आने वाले हैं। केंद्र सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मौन है, अडानी के मामले में भी मौन है, डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में घोटालों पर भी मौन है। हमारी मांग है कि छत्तीसगढ़ में हुए घोटालों की जांच कराने के निर्देश दिए जाएं। रमन सरकार में घोटाले की जांच कराने के निर्देश दिए और रमन सरकार में कई घोटालों में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ आ गए हैं। छत्तीसगढ़ आगमन के पूर्व कांग्रेस पार्टी उनसे मांग करती है कि रमन राज के 15 साल में जो लगभग 1 लाख करोड़ का घोटाला हुआ था, 34 से अधिक घोटालों की सूची आज हम आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें से 6 घोटाले ऐसे हैं जो सीधे सीधे मनी लॉन्ड्रिंग की श्रेणी में आते हैं। नान घोटाला, शराब घोटाला, गौमाता के नाम पे गौशाला घोटाला, पनामा पेपर में अभिषेक सिंह की जांच, इंदिरा प्रियदर्शनी घोटाला। इन घोटालों की प्रधानमंत्री जी ईडी, आईटी और सीबीआई से जांच कब करवाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते इन घोटालों के गुनाहगारों को भारतीय जनता पार्टी बख्श देगी? प्रधानमंत्री से छत्तीसगढ़ की जनता यह जानना चाहती है। उधर अंतागढ़ से खबर सामने आ रही है, जहां पर युवा उद्यमी मनीष ठक्कर, जो कि पहले से किराना व्यवसाय में अपने पिता रमेश ठक्कर भाई ठकराल के व्यवसाय को सफलता से ऊंचाइयों में पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कुछ नया करने का सोचा और गुलाब की खेती के क्षेत्र में आ गए। और ऐसे में मनीष ने बताया कि पहले उन्होंने नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर, जो भारत सरकार की एक संस्था के अधिकारियों से संपर्क किया और उसके बाद संस्था में रजिस्ट्रेशन कराया और बैंक से लोन लेकर इस कार्य को शुरू किया। ऐसे में नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के अधिकारियों ने उनकी काफ़ी सराहना की और साथ ही सहायता की। मनीष के फॉर्म में ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है, जिससे गुलाब के पौधों में दवा के साथ खाद भी दी जाती है और साथ ही रज गुलाब के लिए वातावरण उनके अनुकूल बनाए रखने के लिए पॉली हाउस भी बनाया गया है। और साथ ही मनीष के गुलाब रायपुर, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव आदि स्थानों पर भेजे जाते हैं। वहीं मनीष के फार्म हाउस में करीब 20 से 25 युवक युवतियों को रोजगार भी मिला हुआ है। इसकी प्रेरणा अपने को राजकुमार दुबे जी भानुप्रतापपुर के हैं, उनके द्वारा प्राप्त हुई। और उनके साथ में उन्होंने उनके एक दोस्त हैं इनोवेटिव हाईटेक कंपनी के, उनको साथ में लाए थे। उन्होंने पूरी जानकारी दी और उन्हीं के साथ करते करते आज अपन इस पोजीशन पे आ गए हैं अभी। और यहाँ पे मतलब गुलाब की खेती में आपको क्या लगता है कि इस क्षेत्र में गुलाब की खेती आगे चल के उसका भविष्य कैसा होगा? धीरे धीरे करके आज अपन जब जीरो से स्टार्ट किए थे तब तो अपने को कुछ नॉलेज नहीं था। धीरे धीरे अपने को नया मार्केट पता चला, कहाँ पे फूल बिकता है, कहाँ से खाद सस्ती पड़ती है, कहाँ क्या है, ऐसे कहाँ से उसका कार्टून बनता है। हम अगर प्रतिदिन अगर देखें तो रोजाना यहाँ से कितने गुलाब एक्सपोर्ट आप कर लेते हैं? रोज का अपन कम से कम 2000 से 4000 फूल डेली निकलते हैं। डेली 2 से 4000 फूल अपन बाहर भेजते हैं। मार्केट कहाँ है यहाँ इसका? यहाँ से अपन रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई और यहाँ जाता है। और यहाँ से जगदलपुर, जगदलपुर से फिर हैदराबाद, हैदराबाद से कटक और भुवनेश्वर तक अपना फूल जाता है। अच्छा, आप खुद एक स्टेबल बिजनेसमैन हैं यहाँ पे अंतागढ़ के, उसके बाद आप लीक से हट के, आपका क्योंकि किराना व्यवसाय है और उससे लीक से हट के आप लाल गुलाब की खेती के बारे में सोचे, ये एक अलग बात है। तो घर वालों का कुछ इसमें, जब आपने इसमें बारे में बात की घर में, तो घर वालों का कैसा रिस्पांस था? घर वालों का पूरा सपोर्ट था, पूरा पॉजिटिव रिपोर्ट थी, तभी आज अपन उनके सपोर्ट से ही अपन आज यहाँ पे हैं। घर का पूरा सपोर्ट है अभी भी। तो अंतागढ़ में ही इसको आपने खोला
और यहाँ पे आपके पास कितने वर्कर हैं, कितने काम करने वाले हैं और कैसे काम चल रहा है इसका? अभी अपने पास में लगभग डेली के 20 लेबर रहते हैं। हाँ, तो स्थानीय हो? पूरे स्थानीय। बस्तर में मानसून ने दस्तक दे दी है। मानसून की दस्तक देते ही मौसमी बीमारियों का खतरा भी तेजी से मंडराने लगा। वहीं बस्तर जिले के तोकापाल विकासखंड के सोसनपाल में उल्टी दस्त जैसे दर्जनों मामले सामने देखने को मिल रहे हैं, जिनमें कुछ मरीजों को उपचार के लिए डिमरापाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिनका उपचार अस्पताल में किया जा रहा है। जी, इसमें क्या है, अचानक एक केस उल्टी दस्त से शुरुआत हुई थी। उसका हम कारण जानने की कोशिश किए थे। थोड़ा सा पानी की समस्या थी, पानी साफ़ नहीं था। उसका कारण ये था कि इस गांव में जो ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट हुआ था तो पूरे गांव में लाइट नहीं थी। जो व्यक्तिगत अपने अपने घर में बोर था वहाँ का पानी साफ़ आता था, तो उस लाइट नहीं होने के कारण जो है एक दूर सार्वजनिक स्थल में एक बोर चालू था जो सोलर से संचालित था, वहाँ से पानी ले रहे थे। और सोलर से संचालित बोर, वहाँ से साफ़ पानी नहीं था। हम लोग उसका सैंपल लिए हैं और पानी की जांच के लिए हम आगे IDSP शाखा जगदलपुर में भेजेंगे और हम स्टूल कलेक्शन करके उसका भी कल्चर कराएंगे कि कारण क्या है, जो बैक्टीरिया है कि वायरस है, वो जांच करने के बाद ही कल्चर से पता चलेगा। गांव का सर्वे किए हैं, उसमें उल्टी दस्त केस भी हैं और बीमारी वाले जो भी मिले हैं उनका भी नाम हमारे रजिस्टर में दर्ज है। रायपुर में कई बार आपसी विवाद मौत का कारण बन जाता है। छोटी सी बहस और किसी भी एक मुद्दे को लेकर मनमुटाव को लेकर एक पक्ष दूसरे पक्ष पर कातिलाना हमला कर देता है, जिसमें एक व्यक्ति जीवन भर के लिए दुनिया से अलग हो जाता है। ऐसा एक मामला राजधानी रायपुर का है, जहां पर टिकरापारा थाना क्षेत्र में नंदी चौक में बैठे कंचन पाल का दीमक नापक यहां पर शख्स है, जिससे पुराने मामले को लेकर विवाद हो गया था। इस विवाद में दीपक के कंचन के ऊपर चाकू से कातिलाना हमला कर दिया था। हमले से घायल हुए कंचन को उसके साथियों ने तत्काल निजी चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती करवाया, जहां पर बताया जा रहा है कि उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। और पुलिस ने घटना के बाद आरोपी दीपक नामदेव के ऊपर धारा 302 का अपराध दर्ज कर उसे न्यायालय में प्रस्तुत करने की तैयारी शुरू कर दी है। चाकूबाजी में की मौत हुई। पुराने विवाद को लेकर ये चाकूबाजी देखने को मिली है। दरअसल इसमें आरोपी दीपक नामदेव और मृतक कंचन माल, ये दोनों आपस में परिचित हैं और ये लोग नंदी चौक के रहने वाले हैं, पड़ोसी हैं आपस में। और पिछले दुर्गा विसर्जन के समय से इनका कुछ विवाद चल रहा था। जब भी ये आपस में मिलते थे तो छींटाकशी होती थी। वही स्थिति रात में बनी थी। रात में 12 बजे के आसपास शिव मंदिर नंदी चौक के पास मृतक कंचन मॉल ये बैठा हुआ था और उसी बीच में दीपक नामदेव वहाँ से गुजरा और फिर उनमें कहासुनी हुई। और उसी उत्तेजना में फिर दीपक नामदेव ने जो अपने पास रखे चाकू से उसको उसके पैर पे हमला किया था, उसकी जांघ पे वार किया था और तत्काल उसको मतलब पीड़ित को अस्पताल MMA में पहुँचाया गया था। वहाँ पे देर रात को उसकी मृत्यु हो गई थी। और घटना के बाद आरोपी दीपक नामदेव फरार था, उसको देर रात तक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।